नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार तुलेंगे वो दागी उम्मीदवार। क्यों कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज ही फैसला दिया है कि जिन दागी उम्मीदवारों को राजनीतिक दल उम्मीदवार बनाती है चुनाव में, उनका सारा राजनीतिक क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो पूरा का पूरा आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया माने फेसबुक, ट्विटर, जहाँ जहाँ इंस्टाग्राम, इन सभी जगह पे देना होगा। और साथ में राजनीतिक दलों को यह भी बताना होगा कि इन दागी उम्मीदवारों को उन्होंने क्यों उम्मीदवार बनाया। ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि 72 घंटे के अंदर इसका कंप्लायंस हो, इलेक्शन कमीशन इसको लागू करे, और जो लोग इसको नहीं मानते वो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की धारा में आएगा। तो अभी हमें ये देखना है कि इन जो 4 राज्यों में चुनाव हो रहे बड़े, और एक जो अपना यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी, यहाँ पे अब जब उम्मीदवारों की लिस्ट की सामने आएगी, उसमें कितने दागी होते हैं, कितने लोगों ने अभी पर्चे भरे हैं, क्या उन्हें, और 72 घंटे के अंदर इनका कंप्लायंस शुरू होना चाहिए। इसका मतलब इन 5 राज्यों के 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के चुनाव जो है उस पर ये लागू होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि अब राजनीतिक दल इन दागी उम्मीदवारों को जस्टिफाई कैसा करेगा। और इंफॉर्मेशन भी यूं ही नहीं डालनी है कि इनके ऊपर 8 केस है, 5 केस है। इंफॉर्मेशन भी बहुत विस्तृत देनी है कि ये एफआईआर है, ये एफआईआर नंबर है, ये चार्जशीट फाइल हुई है, और अब उस केस का स्टेटस कहाँ है, कितनी हियरिंग हुई है, किस लेवल पे है। इसका मतलब आप किसी चीज़ से बच नहीं सकते। हमारे यहाँ राजनीति में अपराधियों का आना ये गलत ही माना जाता था। एक समय था कि अपराधी नेताओं के दरबार में शरण लेते थे। बाद में बाजी ऐसी पलटी कि नेता दरबार जो गुंडे बदमाश है, बाहुबली है, उनके दरबार में हाजिरी देने लगे। और फिर गुंडों को जब लगा कि जब वो चुनाव जीतवाने के लिए सक्षम हैं तो क्यों खुद चुनाव न लड़े, और फिर खुद चुनाव लड़ने लगे। अरुण गौड़ी जो दगड़ी चाय के डैडी नाम से जाने जाते हैं, बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े हैं, वो चुनाव में लड़े हैं, एमएलए बने हैं महाराष्ट्र में। विरार के भाई ठाकुर, उनके परिवार में हमेशा 2 सीटें रहती है। छोटा राजन के छोटे भाई दीपक निखिल जी, वो चुनाव लड़े हैं। तो ये तमाम, और उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ी लिस्ट है, ये तमाम लोग चुनाव क्या लड़ पाएंगे? क्या राजनीतिक दल इनका जस्टिफिकेशन दे पाएगा? जिन लोगों ने गैंगस्टर्स को टिकट दिए हैं, क्या ये बता पाएंगे कि ये गैंगस्टर समाज के लिए क्यों अनिवार्य है? लेकिन इसमें मुझे एक डर है, क्योंकि हमारे राजनीतिक दल बेशर्म हो चुके हैं। सभी कहते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, और जब टिकट देना होता है तो जिताऊ उम्मीदवार कौन है ये देखने के चक्कर में कई बार क्रिमिनल्स को और दागी लोगों को चुनाव में उतारा जाता है। अब प्रश्न ये है कि ये जब ऑर्डर आया तो क्या राजनीतिक दल इसका कंप्लायंस करेंगे, इसको मानेंगे, या फिर जैसा उत्तर प्रदेश में जो हमारे महामहिम योगी जी है मुख्यमंत्री, उन्होंने कई लोगों के, कई दागी उम्मीदवार जो थे उनके केसेस ही वापस ले लिए। ये राज्य सरकार के पास एक अधिकार होता है कि वो किसी के ऊपर जो केस चल रहा है वो वापस लेता है, क्योंकि हमारे संविधान में कोई भी मामला जब किसी के खिलाफ होता है तो वो सरकार के खिलाफ माना जाता है। तो सरकार एक पार्टी होती है। यदि किसी पे बलात्कार होता है तो सरकार वो मुकदमा दायर करती है, तो सरकार वर्सेस वो बलात्कारी होता है। सरकार अपने लोगों को न्याय देने के लिए पार्टी बनती है। और ऐसे में यदि सरकार ही पार्टी बनते हुए
अपने चार्जेस विड्रॉ करें, तो क्या आने वाले समय में हम ये देखेंगे जहाँ जहाँ जो सरकार है, उदाहरण के तौर पे आसाम में बीजेपी की सरकार है, तो वो दागी उम्मीदवारों के खिलाफ जो केसेस है वो वापस ले। ममता बनर्जी अपने तमाम दागी उम्मीदवारों के खिलाफ जो केसेस है वो वापस लेगी। तमिलनाडु में DIAM के ये करेंगे, AIADM के, और पौंडीचेरी में तो वर्तमान में सरकार है ही नहीं। केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, क्या वो अपने उम्मीदवारों पे जो केसेस लगे वो वापस लेंगे? क्या आचार संहिता उनको ये करने देगी? या आने वाले समय में चुनाव घोषित होने के पहले ही ये समान प्रक्रिया पूरी होगी? क्योंकि दागी उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना ये राजनीतिक दलों के फैसले होते हैं। कोई संविधान उन्हें ये कंपेल नहीं करता, ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप इन्हें टिकट दें। लेकिन चुनाव जीतने की और सत्ता का मक्खन खाने की जो लालसा है, उसके वजह से हमारे राजनीतिक दलों की जो नीतियां है, जो नीयत है, ये सारी दिखती है सामने। नीतियां फिर जुमले हो जाते हैं। तो जनता, हम 21वीं सदी में हैं। सोशल मीडिया इतना इम्पैक्ट करता है, ये सभी मानते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि सोशल मीडिया पे भी दे दीजिए, ये ट्विटर से लेकर फेसबुक तक ये आना चाहिए। तो क्या हमारी जनता ये सब कुछ देखने के बाद आंख बंद करके क्यों मतदान करती है? यदि हम गैंगस्टर्स को, झूठ बोलने वालों को, जो समाज का सामाजिक ताना बाना है उसको ध्वस्त करने वालों को मतदान करते हैं मात्र इसलिए कि मैं एक धर्म से बिलोंग करता हूँ, मात्र इसलिए कि मैं एक विचारधारा से बिलोंग करता हूँ, मात्र इसलिए कि मैं किसी के साथ नहीं जाना चाहता, मैं किसी विशिष्ट जाति का हूँ क्योंकि मेरा उम्मीदवार मेरे जाति का है, जात पात धर्म इन सब के ऊपर उठ के यदि आप मतदान करोगे तो कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा इम्पैक्ट सामने आएगा। क्योंकि यदि गैंगस्टर विधानसभा में भेजोगे, लोकसभा में भेजोगे, तो वहाँ आपका भविष्य जो 5 साल के लिए है वो अपने हिसाब से तय करेंगे, जो आपके लिए कतई सूट नहीं होता। क्योंकि क्राइम और वायलेंस को महात्मा गांधी के देश में कहीं जगह नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 5 राज्य जब चुनाव में हैं उस टाइम पे आना और 72 घंटे के अंदर उसको कंप्लायंस करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश करना, इलेक्शन कमीशन के लिए कंपलसरी करना, नहीं तो कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी, ये सीधे सीधे धमकी देना इस बात को दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय कम से कम भारत की राजनीति में सफाई चाहती है, दागी उम्मीदवारों से दूरी रखना चाहती है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि हमारे राजनीतिज्ञों को और राजनीतिक दलों को तय करना है कि दागी क्यों, क्या मजबूरी है। यदि 2 सीटें हार भी जाए तो ये दागियों को क्यों आगे बढ़ाना, दागियों के दरबार में क्यों नृत्य करते हैं हमारे नेता। ये तमाम चीज़ें अब नेताओं को सोचनी होगी। सबसे ये पहले भी था कि आपको सोशल मीडिया, आपको मीडिया में देना था आपके ऊपर कितने केसेस है, तो लोग नंबर देख के फ्री हो जाते थे। लेकिन इस बार सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया का भी यूज़ करने के लिए बोला और डिटेल्स देने के लिए बोले, जो एक एक केस की एक एक डिटेल देनी होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी कि दागी के ऊपर सिर्फ 5 केस नहीं है, उसमें एक बलात्कार का भी केस है। इससे समाज में कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात, जो सबसे अहम क्लॉज इस आदेश का मुझे दिखाई देता है, वो राजनीतिक दलों को ये बताना कि वो क्यों इनको लड़ाना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को ये जस्टिफाई करना होगा अपने मतदाताओं के सामने कि एक बलात्कारी, एक डकैती, एक हत्या का मुजरिम क्यों वो विधानसभा लाना चाहते हैं या लोकसभा लाना चाहते हैं। इस सर्वोच्च न्यायालय की इस बेहतरीन फैसले को मैं सैल्यूट करता हूँ। हमने कई बार सर्वोच्च न्यायालय को भी घेरा है, लेकिन जब अच्छी बात होती है तो वो माँ बाप सराखों पे। लेकिन अब जनता को देखना है। यदि आपके सामने ब्यौरा आता है तो वो जो 30 सेकंड लगते हैं बटन दबाने में, उसके ध्यान से दबाइएगा, क्योंकि वो 30 सेकंड आने वाले 5 साल के लिए आपका भविष्य तय करता है। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा हिंद वॉइस।